नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं हीट वेव का प्रहार 47 डिग्री के पार। उत्तर भारत इस वक्त आग उगलती गर्मी की चपेट में है। सूरज की तपिश अब लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ने लगी है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक सड़कें तप रही हैं, अस्पताल भर रहे हैं और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश तक धरती तवे की तरह तप रही है। यूपी का बांदा देश ही नहीं दुनिया का सबसे गर्म शहर बन गया, जहां पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया। 47.6 आज का पारा है, आपको बता दें, बांदा का। मौसम विभाग की तरफ से हजारों मोबाइल फोनों पर हीट वेव और हीट स्ट्रोक का इमरजेंसी अलर्ट भी लगातार दिया जा रहा है और इस अलर्ट को सुनकर भी लोग दहशत में आ जा रहे हैं। दिन में झुलसाती गर्मी, रात में भी गर्म हवाओं का कहर जारी रहता है और अस्पतालों में बढ़ती मरीजों की भीड़ अब खतरे की घंटी बन चुकी है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए जनहानि की आशंका तक जता दी है। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक तपेगा भारत और इस जानलेवा गर्मी से कैसे हम और आप और चर्चा करेंगे। उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी और हीट वेव की चपेट में है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में तापमान लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मौसम विभाग ने 24 मई तक लू और बेहद तेज हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। कई शहरों में पारा 45 से 47 डिग्री के बीच पहुंच चुका है। गर्म हवाओं ने दिन के साथ साथ रातों की राहत भी छीन ली है। उत्तर प्रदेश का बांदा इस समय देश के साथ ही दुनिया का सबसे गर्म शहर बन गया है। यहाँ तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। सोमवार रात अचानक हजारों लोगों के मोबाइल फोन पर हीट स्ट्रोक और हीट वेव का इमरजेंसी अलर्ट पहुंचा। रात करीब 8 बजे एक साथ बजने लगे अलर्ट मैसेज से लोगों में दहशत फैल गई। दिन भर की झुलसाने वाली गर्मी के बाद रात में भी चल रही गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी। गर्मी कैसी पड़ रही है? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। बहुत प्यासे लोग प्यासे मर रहे हैं, परेशान हैं गर्मी से। पसीना आ रहा है तो पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी है। देखो गर्मी के मारे व्याकुल है पूरा शरीर। टेकचंद क्या काम करते हो? बर्फ की सप्लाई करते हैं। अच्छा, गर्मी में कितनी बर्फ गिर जाती है आपकी? 50-55 से एग्जाम है। 50 से गिर जाती है? हाँ। अच्छा, क्या पूर्ति हो जाती है? आप पूर्ति हो जाती है, कम भी पड़ जाती है। करा रहे हैं, पानी पियो, दवा लेने जा रहे हैं सरकारी में। अच्छा, सरकारी दवा ले जा रहे हैं। किस तरह की दिक्कत आ रही है धूप से? चक्कर से आ रहे हैं। बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है, चक्कर से आ रहे हैं। पहले भी देखी थी ऐसी गर्मी? पहले नहीं है ऐसी गर्मी। अब गर्मी ज्यादा है? हाँ, ज्यादा है। लगातार बढ़ती गर्मी का असर अब लोगों की सेहत पर साफ दिखाई दे रहा है। बांदा जिला अस्पताल और निजी अस्पतालों में भी मरीजों की भारी भीड़ उमड़ रही है। चक्कर आना, उल्टी, डिहाइड्रेशन, तेज बुखार और बेहोशी जैसी शिकायतें तेजी से बढ़ रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि हीट स्ट्रोक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब लोगों में दहशत है, क्या लोगों को संदेश देना चाहिए जो बता? जैसा कि कल मोबाइल में ज़्यादातर लोगों को बात के मोबाइल में अलर्ट हीट वेव के लिए अलर्ट आया हुआ है, 24 घंटे में अलर्ट आया। और जैसा कि समाचार माध्यम से और जानकारी मिल रही है कि देश में सबसे ज़्यादा गर्म बांदा जिला का मुझे बताया है। तो इसमें हम लोग सब लोग को यही कहना चाहेंगे कि 10 बजे के बाद अति हुए तक घर से ना निकलें और घर से निकलें तो पानी की व्यवस्था करके निकलें और कॉटन के कपड़े पहने। अगर गमछा हो तो गमछा ले लें, छाता हो तो छाता ले लें। खाने में बाहर भी जो है ज़्यादा तेज़ी पदार्थ और खट्टे फल न खाएँ और समय समय पर पानी पिएं। मौसम विभाग ने बांदा समेत कई जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गंभीर लू चलने और जनहानि की आशंका भी जताई है।
प्रशासन ने लोगों से दोपहर में बेवजह घर से बाहर न निकलने की अपील की है। खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस भीषण गर्मी में थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। विशेषज्ञों ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने, ORS और तरल पदार्थ लेने की सलाह दी है। धूप में निकलते समय छाता, टोपी और हल्के सूती कपड़े पहनने को कहा गया है। बच्चों और बुजुर्गों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर के अंदर ही रहने की सलाह दी गई है। गर्भवती महिलाओं को डिहाइड्रेशन से बचने और ज्यादा आराम करने को कहा गया है। राजधानी दिल्ली में भी गर्मी ने पिछले 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सफदरजंग में तापमान 43.4 डिग्री, रिज में 44.6 और लोधी रोड में 43.8 डिग्री दर्ज किया गया। सूखी और तेज गर्म हवाओं ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। दोपहर के समय सड़कें सुनसान नजर आई हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। MP के खंडवा में तापमान 44.5 डिग्री के पार पहुंच गया है, जबकि राजस्थान के कई शहरों में पारा 45 डिग्री के करीब है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ सकता है। वहीं बिहार में मौसम का अलग रूप देखने को मिल रहा है। कहीं उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, तो कहीं बारिश राहत दे रही है। शेखपुरा में प्रार्थना के दौरान 27 छात्राएं गर्मी और उमस के कारण बेहोश होकर गिर गईं। सभी छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में हीट वेव का खतरा बने रहने की चेतावनी दी है। वहीं कई राज्यों में तेज आंधी, बिजली गिरने और बारिश की भी संभावना जताई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि सावधानी और सतर्कता ही इस भीषण गर्मी से बचने का सबसे बड़ा उपाय है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो पूरा उत्तर भारत हीट वेव और सूरज की तपिश से तप रहा है और सबसे बड़ी जो बात है कि भारत के जो शहर हैं वो हीट वेव बने हुए हैं, वो गर्म वो भट्टी की तरह तप रहे हैं। और दुनिया में भारत के शहर जो हैं वो प्रमुख रूप से अगर टॉप 10 शहरों की अगर बात करें तो उसमें से 7 से 8 शहर जो है सिर्फ भारत के हैं। टॉप 1 की अगर बात करें दुनिया में आज अगर, तो वो दुनिया में सबसे गर्म जो है हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश का शहर बांदा है। तो तमाम सवाल है इस दौरान कि आखिर भारत के शहर इतने गर्म क्यों हो रहे हैं और इस भीषण गर्मी से लोगों को कैसे लोग बचेंगे। इन सारे सवालों का आज हम जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ आशीष गर्ग जी पर्यावरणविद जुड़ चुके हैं, डॉक्टर सुनील पांडे जी मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर सुधीर गुप्ता फिजिशियन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, भगत सिंह बांदा से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशोक द्विवेदी नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर गुंजन राठौर जी फिजिशियन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लखनऊ से रामानुज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। रामानुज, अगर बात करें उत्तर भारत सहित लगभग आधे से ज्यादा भारत जो है वो भीषण हीट वेव के चपेट में है। कई प्रदेशों में जो है अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें 25 से ज्यादा शहरों में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है हीट वेव का। 13 शहर जो ऐसे हैं जहां वार्म नाइट का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी की बात करें लखनऊ, वो भी अछूता नहीं है। प्रदेश के लगभग सभी शहर तपते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अहम जो है सरकार कदम उठा रही है, नगर निगम कदम उठा रहे हैं लोगों को इस भीषण गर्मी से बचाने के लिए? देखिए, अगर बात की जाए मनोज की, लगातार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर हीट वेव जो है लगातार चल रही है और इस पर पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी कड़े निर्देश दिए थे कि सभी जो है अलर्ट रहें, अधिकारी अपने कमरे में ना बैठें, जाकर जमीन हकीकत को देखें और वहां पर देखें कि पानी की व्यवस्था प्याऊ में है कि नहीं है। इसके साथ साथ जो है जहाँ पर जो विश्रामालय हैं उनको देखें कि कहीं वहां पर व्यवस्था जो है और है कि नहीं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ये भी कहा था मुख्यमंत्री ने कि जो है अगर जरूरी ना हो तो लोग घर से बाहर ना निकलें। साथ ही जो है अस्पतालों की अगर बात कर ली जाए तो हीट वेव के लिए जो उसके पेशेंट है उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए। तो ये सारी चीजें जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे चुकी हैं और ऐसे में जो है अधिकारी गण भी ये जान रहे हैं कि अगर कहीं कोई कोताही पाई गई तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर जो है कार्रवाई बड़ी होगी। और मुख्यमंत्री ने भी एक कड़े निर्देश दिए थे और लगातार जो है जो पारा बढ़ रहा है उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री चिंतित हैं और लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं अगर काम नहीं है तो अनावश्यक बाहर ना निकलें, अपने घरों में रहें। इसके साथ साथ जो है अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है कि
हीट वेव के पेशेंट जो है वो ज्यादा आ सकते हैं, इस पर खासा ध्यान रखा जाए। तो रामानुज, अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, चाहे राजधानी के अस्पताल हो या अन्य शहरों के हो। देखिए मनोज, इसीलिए मुख्यमंत्री ने पहले ही निर्देश दे चुके थे कि जो है अस्पताल जो है तैयार रहें, क्योंकि जो पारा लगातार जो बढ़ रहा है और उससे कहीं ना कहीं लोग जो है चपेट में आएंगे और उस लोगों का प्रॉपर जो है इलाज हो सके, इसके लिए जो है हीट वेव के लिए अलग से जो है एक जो है वार्ड तैयार किए गए हैं। और ऐसे में अगर बात की तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की ओर देखा जाए और नगर निगम के क्षेत्र में भी जहां पर जो है पत्ते हैं उनके ऊपर छिड़काव करने की बात कही गई है और हर तरफ जो है ताकि जो है तापमान जो है वो कम किया जा सके। तो कहीं ना कहीं जो कोशिश है वो लगातार अधिकारी कर रहे हैं। अस्पतालों के अंदर भीड़ बढ़ रही है हीट वेव की, जो पेशेंट है उनकी, तो कहीं ना कहीं ऐसे में हीट स्ट्रोक के जो पेशेंट है उनको जो है सुरक्षित रखा जा सके, इसके साथ साथ जो है उनको जो है प्रॉपर इलाज मिल सके हर क्षेत्र में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, या जिला अस्पताल हो या प्राथमिक जो चिकित्सा केंद्र है वहां पर। तो कहीं ना कहीं सब जगह जो है अधिकारी पुख्ता कर रहे हैं कि जमीन स्तर पर जाके की व्यवस्थाएं कितनी जो है चुस्त दुरुस्त है। जी मनोज। ठीक है रामानुज, आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अशोक द्विवेदी नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, नोएडा की अगर बात करें, अब पूरा एनसीआर अगर देखा जाए तो पूरा भीषण गर्मी की और तपिश से जो तपता नजर आ रहा है, नोएडा के कैसे हाल हैं? प्रशासन ने क्या एहतियातन कदम उठाए हैं ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके, और खासकर जो कामगार लोग हैं जो सड़कों पर निकल रहे हैं, पानी पीने की व्यवस्थाएं और जो तमाम जो जरूरत की जो चीजें हैं, किस तरीके से प्रशासन ने व्यवस्थित की है? जागरूकता के लिए भी कोई अभियान चलाया गया क्या? कंटिन्यू कर। बिल्कुल, मैं आपको नोट बता दूं कि हीट वेव का मामला जो है वो नोएडा के पूरे एनसीआर में जो है इस टाइम गर्मी देखा जाए तो एक अपना कहर बता रही है। वही मनोज, मैं आपको बता दूं हॉस्पिटलों में भी जो है लाइन बढ़ते जा रही है मरीजों को, जिसको लेकर के हॉस्पिटल के द्वारा व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए की तरफ से कोई अच्छी व्यवस्थाएं नहीं की गई है। जो गर्मी में लोग बाहर काम करते हैं, चाहे तो जो हमेशा गर्मी में ज्यादा बेहतर उनके व्यवस्था नहीं की गई है। अशोक, आपकी आवाज बेहतर नहीं मिल पा रही है। हम बांदा से भगत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भगत, हम आपका रुख करेंगे। भगत, आज जो बांदा, उससे पहले अप्रैल महीने में दुनिया का सबसे गर्म शहर रहा बांदा, और आज भी अगर देखा जाए तो दुनिया में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है आज बांदा का। दुनिया का सबसे गर्म शहर है। क्या प्रशासन जो है बांदा का किस तरीके से लोगों को गर्मी से बचाव के लिए सुझाव दे रहा है, जागरूक कर रहा है, और क्या तैयारियां हैं बांदा में प्रशासन की ताकि लोग जो है इस भीषण गर्मी की तपिश से बच सकें? मनोज, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज बांदा के अंदर देश का ही नहीं वर्ल्ड का एक सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है, बांदा हीट चैम्बर बन के रह गया है। हालात यहाँ बद से बदतर है, और हालांकि अभी इस समय 5 बज रहा है और मैं बाहर जब खड़ा हूँ तो ऐसे लग रहा है जैसे ब्लोअर की गर्मी पड़ रही है और इतनी गर्म हवाएं चल रही है जिसको सह पाना साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। हालांकि इस बार जिला प्रशासन ने लगातार अलर्ट जारी किया है और साथ में जो कल देर रात भी अलर्ट आया और अभी 1 घंटे पहले फिर से मोबाइल बजे, और ऐसा लग रहा था कि एकदम से तीव्र गति से अलार्म बजता है और अलर्ट आता है कि बाहर ना निकले, बहुत हाई टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर में अपने आप को सुरक्षित रखे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांदा की स्थिति क्या होगी। हालांकि जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन ने इस हीट वेव को कंट्रोल करने के लिए जगह जगह पर प्याऊ खुलवाए हैं, जगह जगह पर कूलिंग सेंटर बनाए हैं और साथ ही कुछ मशीनें ऐसी मंगाई गई हैं जिनसे शहर में फॉगिंग की जा सके ताकि मौसम को ठंडा रखा जा सके। लेकिन ये फॉगिंग मशीन अभी उतनी पर्याप्त नहीं है। हालांकि कुछ देर जो वहां से निकलते हैं लोग, उनको राहत मिलती है गर्मी से, लेकिन ये गर्मी ऐसा है पानी की बूंद पड़ते ही वो भाप बन जाता है और इतनी तेज गर्मी है कि हालत बद से बदतर है। हालत यहाँ जिला अस्पताल की देखें तो जिला अस्पताल पूरे भरे हुए हैं। हालांकि सरकार ने अस्पतालों को अलर्ट मोड पे रखा है। अब अलर्ट मोड में रखने के बाद भी हमारे यहाँ बांदा में 100 बेड का हॉस्पिटल है और उस पर जो बेंच लगाई गई है, स्ट्रेचर लगाए गए हैं, लगभग 130 बेड बना करके इलाज किया जा रहा है। यहाँ पर अस्पतालों में बेड नहीं है
तो स्ट्रेचर पर लिटाया जा रहा है, नहीं मिलते हैं बेंच पर लिटा के इलाज किया जा रहा है। अभी हमने आपको वीडियो भेजा था जहां पर साफ दिखाई दे रहा है, डॉक्टर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इस समय जो डायरिया, डिसेंट, ये उल्टी, जीभ मितलाना, बेहोशी की जो समस्याएं हैं ये आम बात हो गई है और अस्पतालों में भयानक भीड़ लगी हुई है। हालात उन लोगों के सबसे ज्यादा बुरे हैं जो मजदूर हैं, जो लगातार मजदूरी करते हैं, जिनके पास अगर शाम दिन भर मजदूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। ऐसे मजदूरों को इस तरह की भीषण गर्मी में ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह के लगभग 47-48 डिग्री तापमान अपने आप में यहाँ पर जानलेवा साबित हो रहा है। और इस तापमान से जहाँ इंसान तो प्रभावित, पक्षी भी बेहोश होकर गिरने लगे हैं, क्योंकि वहाँ इतनी गर्मी है, इतना हीट वेव चल रहा है कि जानवर भी अब इससे प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। प्रशासन लगातार, जिलाधिकारी बांदा जगह जगह प्याऊ खुलवा है, उसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। हीट वेव्स के बचने के लिए कूलिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहां कूलर लगाए गए हैं ताकि गर्मी में आदमी जाए, ठीक है, पानी पिए और ठीक है। भगत मुझे लगता है काफी गर्मी है और आप लगातार गर्मी में ग्राउंड जीरो पर निकल रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप भी गर्मी से बचाव करिए। रामानुज, आपका भी बहुत शुक्रिया और अशोक, आपका भी बहुत शुक्रिया नोएडा से हमारे साथ जुड़े। हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सुनील पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौसम विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सुनील पांडे जी, मौसम का जो ये कहर है, हीट वेव का जो कहर है भारत के तमाम शहरों पर, और हम सिर्फ भारत की जब हम बात करते हैं तो दुनिया के उन तमाम शहरों में जो गर्म शहर कहे जाते थे उनको भी भारत ने पीछे छोड़ दिया है। ये मौसम का ये बदलाव, ये किस तरीके से आप देखते हैं इसको? इसके मुख्य कारण क्या है? और लगातार भारत जो है वो गर्म जो होता क्यों नजर आ रहा है? भारत के जो शहर हैं लगातार साल दर साल गर्म होते क्यों जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो एक पैनिक हो रहा है, जो अलर्ट वाला सिस्टम भारत सरकार और दूरसंचार विभाग की जो सेल ब्रॉडकास्ट तकनीकी पर आधारित है, इमरजेंसी चेतावनी प्रणाली का वो हिस्सा है। उसमें कोई पैनिक की बात नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं कि आप उससे डरें। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाएं जैसे हीट वेव, आंधी आना, तेज हवाएं चलना, भूकंप और आकाशीय बिजली, इन सब के लिए आपको सचेत करने का है। तो इसमें पैनिक की बात नहीं है। अब बात आई कि हमारे यहाँ ऐसी स्थिति क्यों हो रही है कि हम 100 शहर जो हमारी दुनिया के हैं उसमें 90 शहर हमारे देश के हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी जो है, जो हमने हीट रेडिएशन हो गया है, लैक ऑफ ग्रीन सिटी हो गया है, हाई राइज बिल्डिंग हो गई है, और इसी के साथ जो मानव जनित एसी चलना, गाड़ियां रखना, तमाम फैक्ट्रियां हैं, कार्बन उत्सर्जन होना, तो इसके लिए एक चीज दिक्कत नहीं है। सारी चीजें जो हमने बनाई हैं वो इसका, अब जो बुंदेलखंड हमारा है वहां पर राकी पथरीली चट्टानें होती हैं जो कि, और वहां पानी की बहुत कमी है, वहां पर फॉरेस्टेशन बहुत कम है, वहां पर जो हमारी वनस्पति है वो बहुत कम देखी जाती है बुंदेलखंड में, पथरीली जगह है, और जो जंगल है उनकी कटाई हो रही है, समुद्र से दूरी है। तो जो ये स्थितियां बन रही हैं ये निश्चित रूप से बहुत भयंकर हैं और ये मानव स्वास्थ्य, पशुओं को स्वास्थ्य और पक्षियों के लिए बहुत बिल्कुल जो हमारा स्वास्थ्य है उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सारी चीजें हैं। तो देखिए, ये लगातार गर्मी बढ़ रही है और साल दर साल गर्मी बढ़ती जा रही है। हमने आपको कारण बनाए। अब है क्या, जैसे हमने कानपुर, लखनऊ, आगरा, एनसीआर जैसे जो महानगर हैं वहां पे हमने रॉकी चट्टानें तैयार कर ली हैं। जो बुंदेलखंड की स्थिति होती थी वही हमने अपने शहरों की कर ली है। तो यहाँ पर जो तापमान कभी 12-1 बजे 40 के ऊपर पहुंचते थे, आज 39-40 तापमान सुबह 10:30-11 बजे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो ये स्थितियां निश्चित रूप से हमारी जो काम करने के घंटे हैं, जो हमारी वर्किंग कैपेसिटी है वो कम हो रही है। हमारी जीडीपी पे इसका असर पड़ेगा, हमारी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा, क्योंकि हम 8-10 घंटे काम नहीं कर पाएंगे। और आप देखिए, इस समय जो भी लोग श्रम का काम कर रहे हैं, चाहे वो खेतों में काम कर रहे हो या वो रेहड़ी लगा रहे हो, सब्जी बेच रहे हो, सबको अगर लगातार धूप में कोई रहता है 1.5-2 घंटे से ज्यादा, तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आने की पूरी संभावना है।
तो अब ये गर्मी तो बढ़ी। सबसे बड़ी बात है कि जो कारण हमने आपको बताए जी बिल्कुल सुनील पांडे जी, जो कारण आपने बताया निश्चित रूप से ये कारण है, लेकिन लगातार भारत जो है गर्म होता जा रहा है। भारत के शहर जो है अरब के देशों, अफ्रीका के देशों को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। अब इसके पीछे कुदरत ही एक महत्वपूर्ण कारण है या मानव जनित कारण है? इन्हीं सवालों का हम जवाब आज की इस चर्चा में चाह रहे हैं। हमारे साथ आशीष गर्ग जी जुड़े हुए हैं, पर्यावरणविद हैं। आशीष जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। आशीष जी, भारत लगातार निरंतर गर्म होता जा रहा है, इसके पीछे अभी मौसम वैज्ञानिक जो सुनील पांडे जी ने कुछ महत्वपूर्ण कारण बताए, लेकिन ये कारण जो है ये कुदरती कारण है या मानव जनित इसमें कारण शामिल है, इसलिए लगातार हीट वेव का कहर लगातार भारत के शहरों को अपने चपेट में ले रहा है और निरंतर जो है तापमान बढ़ रहा है? हाँ, देखिए, जैसा अभी हमारे डॉक्टर सुनील ने बताया, इसमें जितने भी ये कारण हैं ये मानवीय कारण ज्यादा है। मैं इसके पीछे आपको रीजन ये बताता हूँ कि जो सबसे पहला जो बड़ा कारण ये है कि ये जलवायु परिवर्तन जो है, जिसको हम इग्नोर कर रहे थे, मानव जाति इसे इग्नोर कर रही थी, अब वो अपनी प्रभाव दिखाना उसने शुरू कर दिया है। और हम जानते हैं कि पृथ्वी का एक औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये हमारी अब बढ़ के जो हमारा एक टेम्परेचर है, जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर हमारा प्री इंडस्ट्रियल इरा से पहले जो भी था उससे करीब 1.5 डिग्री के आसपास पहुंचने लगा है। और साइंटिस्ट आप जानते हैं कि बता ही रहे हैं कि यदि कुछ नहीं किया गया तो ये 4 डिग्री से ऊपर पहुंच जाएगा और जो हमारा प्लेनेट है या अर्थ है ये एक इरिवर्सिबल मोड में चली जाएगी। तो और इसका एक सबसे बड़ा जो हम ये देख रहे हैं, ये कारण, ये जो आज हम देख रहे हैं हीट स्ट्रेस जो हमारा बहुत पीक पर है, ये उसी का एक कारण है। उसके साथ साथ यदि ये तो देखिए ये हमारा फॉसिल फ्यूल जलाने से या दूसरी चीज़ों से हुआ है, लेकिन साथ ही साथ हमने अपने शहरों की क्या हालत बना ली है। तो जो शहर में हमारे जो हीट आइलैंड के इफेक्ट्स बन रहे हैं, क्योंकि हमने पूरी वहाँ पे ग्रीनरी नष्ट कर दी है और कंक्रीट के इमारतें बना दी हैं, बहु मंजिला इमारतें बना दी हैं, हमने रोड जो है बिटुमिनस रोड कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं, और साथ ही साथ जो हमारे इतनी भारी संख्या में जो वाहन चल रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि कोई भी वाहन इस समय ऐसा नहीं है, आज से 10-15 साल पहले नॉन एसी वाहन आते थे और एसी वाहन आते थे। आज वो मैंडेटरीली आप देख रहे हैं कि सारे के सारे एसी वाहन आ रहे हैं और लोग इस समय उसमें रेस्ट करते हैं तो इंजन मतलब तेल जला के उसमें एसी चलता रहता है। वो आप किसी कार के पास खड़े होकर देखिए, आपको पता चलेगा कितनी हीट वो जनरेट कर रही है। और साथ ही साथ जो हमने जो ग्रीनरी थी उसको नष्ट कर दिया है। हमारे शहरों में देखिए तालाब होते थे, झीलें होती थी, नदियां आज की डेट में उनकी चौड़ाई सिकुड़ती जा रही है और उसमें कूड़ा ही भरा पड़ा है। और साथ ही साथ जो वेटलैंड्स होते थे पहले हमारे, वो वेटलैंड हमने उनमें इमारतें बना दी हैं, तालाबों को भर के हमने उन पे इमारतें बना दी हैं, और पेड़ों को हमने बुरी तरह काट दिया है। तो ये हमारे जो हीट को एब्जॉर्ब करते थे जो पेड़ थे या ये जो तालाब थे, झीलें थी, तो अब इसकी वजह से ऑब्वियसली वो हीट कहाँ जाएगी, वो यहीं पे ट्रैप हो रही है। और साथ ही साथ जो हमारी जो सॉइल है वो भी ड्राई होती जा रही है। वो पहले मॉइस्ट होती थी, आपको ध्यान होगा 30-40 पहले आपको ठीक है गर्मी पड़ती थी, लेकिन जनरली एक मॉइस्ट सॉइल होती थी। तो हमारी अभी जब मॉइस्ट सॉइल भी नहीं रही, नमी भी नहीं रही सॉइल में, तो ये कुल मिला के पूरा का पूरा हम एक हीट आइलैंड या हीट ट्रैप में फंसे हुए हैं। और ये ना केवल दिन में, जैसा अभी हमारे डॉक्टर सुनील बता रहे थे, ये रात में भी इसका बहुत बुरा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि कंक्रीट जो इमारतें हैं वो उसको ट्रैप रखती है और रात में हमको बहुत ज़्यादा हीट महसूस होती है। और उसके लिए हम एसी चलाते हैं तो एसी की भी हीट बाहर जाती है फिर। तो अल्टीमेटली हम एक ऐसी विशियस सर्कल में फंस गए हैं मनोज जी, कि जिससे ये हीट बढ़ती चली जाएगी। तो बिल्कुल जो आपने कहा, ये मानवीय कारण इसमें बहुत ज्यादा है और कुदरती कारण भी होते हैं, लेकिन इस समय जो मुझे लगता है कि चाहे वो जलवायु परिवर्तन है या हमने जो अपने सिटीज की हालत कर ली है, तो ये मानवीय कारण ही है। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है। हमारे साथ डॉक्टर गुंजन राठौर जी भी जुड़ी हुई हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी।
तो ब्रेक के बाद जनहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हीट वेव का प्रहार 47 डिग्री के पार और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर गुंजन राठौर जी, फिजिशियन हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। गुंजन जी, हम आपका रुख करेंगे। गुंजन जी, मौसम की जो ये मार है लोग झेल रहे हैं, गर्मी की हीट वेव की ये तपिश जो है, इसकी वजह से लगातार लोग बीमार भी हो रहे हैं। अभी जो ये मौसम चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है किन लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है? जैसे बच्चे, बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, या किन लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है? क्या उनको करना चाहिए? क्या सावधानियां रखनी चाहिए? और क्या क्या चीज़ें इस मौसम में खाई जानी चाहिए ताकि इन गर्मी से भी बचे रह सकें लोग, सेहत भी उनकी बनी रहे, सेहत बरकरार रहे? ऐसे मौसम में बच्चे, बूढ़े, गर्भवती महिलाएं, इन लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए जी। और अगर बाहर बहुत जरूरी हो तो 10 से 4 के बीच में बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है। बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें, और निकल भी रहे हैं तो साथ में अपने एक पानी की बोतल जरूर रखें, छाता लेकर निकलें, टोपी का प्रयोग करें, या फिर कोई कपड़ा ही सर पे रखकर निकलें एटलीस्ट। और कोशिश करें कि बार बार पानी पीते रहें। इलेक्ट्रॉल, नींबू पानी, ऐसी चीजें बनाकर अपने साथ रखें जिसको वो बार बार पीते रहें, जिससे डिहाइड्रेशन ना हो। और कोई भी लक्षण अगर मरीज पेशेंट को दिखता है, कोई तेज बुखार, चक्कर आना, कमजोरी लगना, कुछ भी होना दिखता है, तो तुरंत अपने मेडिकल सहायता लें। हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, सीजनल फल जो आ रहे हैं वो ऐसे फल खाएं जो जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तरबूज जैसे, ऐसी चीजें ज्यादा प्रयोग करें और कोशिश करें बाहर ना ही निकलें 10 से 4 के बीच में। हाँ, निश्चित रूप से गुंजन जी, अगर दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में तमाम लोग ऐसे होते हैं जो अस्पताल की पहुंच से दूर होते हैं, और ऐसे में अगर अचानक दोपहर में उनके साथ किसी के पास साधन है, किसी के पास नहीं है, अचानक उनकी तबीयत, अगर गर्मी लग जाती है, लू लग जाती है, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो तत्काल अस्पताल नहीं पहुँच पाते हैं, तो ऐसे में क्या उनको जो है फौरी तौर पर उनको क्या करना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रह सकें? और घरेलू जो तमाम ऐसी चीजें जो हैं जिसके इस्तेमाल से कम वो भीषण गर्मी और लू लगने और तपिश से बच सकें? इलेक्ट्रॉल हमेशा अपने पास बनाकर रखें। इलेक्ट्रॉल या ORS वो हमेशा रखें। इलेक्ट्रोलाइट बॉडी का मेंटेन रहेगा तो बॉडी डिहाइड्रेशन में नहीं जाएगी। तो पानी रखें, पानी में चाहे तो नमक और चीनी ही घोल लें। नमक और चीनी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन रखेगी जी। तो पानी का प्रयोग करें। बच्चों को लेकर गुंजन जी, तमाम हम और आप सभी जो है बहुत चिंतित रहते हैं कि बच्चों का खान पान, क्योंकि जिद्दी होते हैं बच्चे, तमाम बार जो तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं चाहते कि उनको खिलाएं, फिर भी वो जिद करते हैं। ऐसे में उनके खान पान के बारे में जो है वो जो है गार्जियंस, माँ बाप कैसे ध्यान रखें, क्या क्या चीज़ें उनको न खिलाएं, क्या क्या चीज़ें खिलाएं ताकि वो स्वस्थ रह सकें? क्योंकि वो स्वस्थ रहेंगे तो मुझे लगता है परिवार निश्चिंत रहता है, वो भी पूरा परिवार ठीक रहता है। ऐसे मौसम में बाहर का खाना तो बिल्कुल ना खिलाएं, क्योंकि बाहर बच्चे जो खा रहे हैं वो बॉडी को अल्टीमेटली हार्म ही करेगा। बच्चों के खाने में सीजनल फ्रूट ऐड करें। फ्रूट्स ऐड करेंगे तो बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। फ्रूट्स और घर का ही खाना खिलाएं। ठीक है गुंजन जी, आप जुड़ी रहिए हमारे साथ आशीष गर्ग जी, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। आशीष जी, अगर हम तुलनात्मक रूप से अगर देखें दुनिया के अन्य शहरों को, जिन शहरों को हम कभी कहा करते थे कि ये शहर रेगिस्तान है, यहाँ तो गर्मी ही पड़ती है, 12 महीना गर्मी पड़ती है, आज हिंदुस्तान की ये हालात हैं कि हमारे जो शहर हैं, जिन शहरों में ये हालात पहले नहीं थे, वो शहर जो है अरब और अफ्रीका के देशों को पीछे छोड़ रहे हैं गर्मी के मामले में। आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। आज की अगर बात करें, दुनिया के टॉप 10 अगर गर्म अगर शहरों की बात करें तो उसमें 7 या 8 भारत के हैं। बांदा जिसमें सबसे गर्म है, खजुराहो, प्रयागराज, वर्धा, अमरावती, अकोला और चित्तौड़गढ़, ये इनमें 46 और 47 टेम्परेचर सभी में है। और अभी अप्रैल का डाटा आपने देखा था, दुनिया के 100 शहरों में 90 से 95 अकेले भारत के थे। तो ये जो तपिश जो है हिंदुस्तान के शहरों में या ग्रामीण क्षेत्रों में या पूरे भारत में बढ़ रही है, इसका एक मूल कारण क्या कुदरत, जैसा कि अभी आपने बताया कि मानव जनित भी कारण है। सिर्फ ये जो मानव जनित जो कारण है, क्या है इसके पीछे? बेहतर शहरीकरण नहीं हुआ है, पेड़ पौधे लगाने की बात है, बनकी जो है वो पेड़ पौधों को हम बड़ी संख्या में काट रहे हैं, जबकि नए पेड़ पौधे हम गमलों में पेड़ पौधे लगा रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ों को काट रहे हैं। ये तमाम वो कौन से कारण हैं सर जो इसके पीछे मुख्य वजह हैं? और अब जब
हम इन चिंताओं पर बात कर रहे हैं, किन किन विषयों पर हमको ध्यान देना चाहिए ताकि ये खतरनाक स्थिति से कम बचे रहें और आगे बढ़कर स्थितियां ठीक हों, बेहतर हों। देखिए मनोज जी, जो बताया ये मानव जनित ज्यादा है। यदि हम अब देखिए क्लाइमेट चेंज और जो मैंने आपको बताया कि जो हमने अपने सिटीज की हालत बना ली है, जहाँ जैसे ग्रीनरी बिल्कुल हमने नाम मात्र के लिए कर दी है, पेड़ हम लगाते नहीं है क्योंकि उनका सर्वाइवल नहीं होता है। लेकिन अब जैसे इस एक हमारा इस साल जो प्रेडिक्ट किया है साइंटिस्ट ने, हालांकि वो उसको ऐसा बताया कि नवंबर तक आएगा, जो सुपर एल नीनो का इफेक्ट जो बताया गया है, तो उसका जैसा मैं पढ़ रहा था कि वो उसका तो नवंबर तक आने की आशंका है, लेकिन उसका भी इफेक्ट धीरे धीरे शुरू हो गया है। तो अब आप कह सकते हैं कुदरती है, लेकिन ये जो मेरे ख्याल से हमारे डॉक्टर सुनील इस पे ज्यादा प्रकाश डालेंगे कि यदि ये सुपर एल नीनो या एल नीनो की भी जो हो रही है, ये जो हमारे अटलांटिक या प्रशांत महासागर जो गर्म हो रहा है, उसकी वजह से ही ये जनरेट हो रहा है, बार बार इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो दूसरा सवाल आपने जो पूछा, इसके लिए करे क्या? देखिए इसके समाधान तो हैं। होता क्या है कि आप भी महसूस करते होंगे कि आप एक बिल्कुल बैरन लैंड पे खड़े होते हैं और एक अच्छी घने पेड़ों की छांव के नीचे खड़े होते हैं, तो आपको हीट महसूस कम होती है। देखिए हीट तो बढ़ेगी, यदि ये ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बढ़ता जाएगा तो हीट तो बढ़ेगी, लेकिन यदि आप इस तरीके के मैकेनिज्म अपने पास रखेंगे, और मैं केवल पेड़ों की बात नहीं कर रहा, कई इंजीनियरिंग मैकेनिज्म भी हैं जिसकी मैं आपको अभी बताना चाहूंगा कि जैसे जो अब इसको दो पार्ट में यदि आप बांट लें कि एक तात्कालिक समाधान क्या हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म क्या हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म क्या हो सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में देखिए हमको यदि अपने जैसा एक अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे बच्चों बूढ़ों को भी तो खतरा है इससे, लेकिन एक जो हमारी जो एक बहुत बड़ी लेबर फोर्स है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं, जो आपके ये आजकल फूड आपके स्विगी और डोमिनोज वगैरह ये सब जो भी पहुंचाते हैं आपको, ये भी साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे घूमते हैं आपके वो लेके, तो इनको भी बहुत बड़ा खतरा है। तो इनके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाए जाएं, जैसे जब बच्चे हमारे स्कूल से आते हैं तो बस स्टैंड या उन पे कुछ पब्लिक कूलिंग स्पेसेस बनाए जाएं कि जहाँ पे वो रेस्ट कर सकें, उनको कुछ कोल्ड ड्रिंक्स मिल सकें, जिससे कि उनको, या जैसा बताया डॉक्टर साहब ने कि उनको कुछ ORS सिस्टम वहाँ पे अवेलेबल हो, जिससे उनको ये हेल्थ इफेक्ट ना हो। और साथ ही साथ जो काम के समय में बदलाव करने का मुझे लगता है अब टाइम आ गया है। आप जो अभी एक 10 बजे से लेके हमारा 5 बजे तक का जो पीक पीरियड है वो हीट स्ट्रेस का है, उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, उसको मे बी 8 से 10 शुरू कर दें, 8 से 11 करें और उसको बंद करके फिर शाम को थोड़ा 4 से 7 कुछ इस तरीके की चीजें करें, जिससे कि लोगों पे इसका प्रभाव कम से कम पड़े। लेकिन जो लॉन्ग टर्म है या दीर्घकालीन है, उसके लिए तो हमको देखिए बड़े पैमाने पर शहरी वृक्षारोपण करना पड़ेगा। हमको अपने तालाब, लेक जो हमने मार दिए थे या पाट दिए थे, उनको दोबारा रिवाइव करना पड़ेगा। हमको स्पॉन्जी सिटीज पे जाना पड़ेगा। स्पॉन्जी सिटी से मतलब जो पानी को एब्जॉर्ब कर सके सिटी। आज की डेट में सारा हमारा कॉन्क्रीटाइजेशन है, बारिशें होती हैं, कोई हमारा उसमें पानी ठहरता नहीं है, वो बह के इधर उधर निकल जाता है। उसी शहर में कहीं वो रिसाव होगा उसका, तो वो थोड़ा हमारी कूलनेस आएगी। और इसी के साथ साथ निजी वाहन को बहुत ही कम करना पड़ेगा। सरकारों को बड़ा स्ट्रिक्टली बोलना पड़ेगा कि जो सिंगल SUVs में घूमते हैं, AC चला के घूमते हैं, उस पे कुछ उनको रेस्ट्रिक्शन तो अब लगानी पड़ेगी, नहीं तो अब हम इस पे ढिलाई नहीं छोड़ सकते। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और EVs का बनाया सिस्टम जिसमें लोग उसमें ट्रेवल करें, जिससे कि हमारी जो हीट जनरेशन है कम होगी। और आज एनर्जी की जो क्राइसिस है वो भी उसमें भी हमें मिलेगा। और देखिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, जैसे कह सकते हैं आप कि सोलर लगाएं या विंड एनर्जी का यूज करें। तो ये जितना, देखिए ये लॉन्ग टर्म इसलिए बता रहा हूँ कि जब फॉसिल फ्यूल का कंजप्शन कम होगा तो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस भी कम होंगी। तो अल्टीमेटली ये दोनों तरीके से हमको करना पड़ेगा। और सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग का ये टाइम आ गया है। कॉन्क्रीट आधारित शहरों की बजाय, जैसे मैंने बताया, स्पॉन्ज सिटीज बनानी पड़ेंगी। हमें जो रूफ्स हैं अपनी, उनको हीट रिफ्लेक्टर रूफ बनानी पड़ेंगी, जैसे व्हाइट पेंट करें या उस तरीके के टाइल्स आ गए कि जो हीट को एब्जॉर्ब ना करें। तो ये बड़ी लंबी चर्चा है, लेकिन इसमें मोटे तौर पे मैं आपको यही अभी सजेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है सर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सुदीप साहू एक दर्शक गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप जी अपनी बात रख सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पर्यावरण विषय पर जो आज चर्चा करी है। जी देखिए, आप शहरों में देखिए कि कंक्रीट के बने हुए डिवाइडर बनाए जा रहे हैं, और वो भी सिंगल लेयर के, डबल लेयर के बना दे, जिसमें मिट्टी भर करके पौधे लगाए जा सकते हैं। पार्कों में पेड़ पौधे
पौधे लगाए जा सकते हैं, तालाबों को बचाया जा सकता है। हमारे शहर गाजियाबाद में अरथला झील है, पहले वो झील जो है जीटी रोड से लेकर के रेलवे लाइन तक थी और नीचे तक पानी उसमें था, लेकिन अब धीमे धीमे अतिक्रमण होकर के मकान बनते चले जा रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो थोड़े समय बाद वो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी। और आप रमतेराम रोड तालाब पे चले जाइए, बाबा रमतेराम रोड तालाब है, उसको देखिए, वो बिल्कुल सूख गया। किसी जमाने में उसमें राम लीला के केवट संवाद का मंचन हुआ करता था, इतना जबरदस्त जगह थी वो। लेकिन शहरों के अंदर खास करके ये पर्यावरण का विशेष होता है। देखिए एसी लगे हुए हैं, एसी क्या कर रहे हैं, आपके घर को तो ठंडा कर रहे हैं, लेकिन बाहर जो है गर्माहट फेंक रहे हैं, वो भी तो वातावरण में निश्चित रूप से। और उसका असर कहीं ना कहीं सुदीप जी, हम ही आपको उसका असर भी हमारे ऊपर ही आता है, हमारे आपके ऊपर। भले ही हमारे कमरे ठंडे हों, लेकिन बाहर का एटमॉस्फेयर जो है गर्म होता है। बहुत शुक्रिया सुदीप जी। एक दर्शक गिरीश शुक्ला जी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। गिरीश शुक्ला जी, अपनी बात रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले दशकों से हम देखते आ रहे हैं कि देश में इको फ्रेंडली कोई काम किया ही नहीं गया जो पर्यावरण से इको फ्रेंडली हो। चाहे मकान बनाने की कला हो, चाहे सड़कें बनाने की कला हो, चाहे जीवन शैली जीने की कला हो, कमीशन खोरी पैसा पैदा करने के लिए से सारे काम किए गए। जीवन की रक्षा के लिए कोई काम ही नहीं किया गया इस देश के अंदर में। और सभी नेता घूसखोर और बेईमान है, सारे अपने विदेशों में मकान बना रहे हैं। ये चाहते हैं इस देश की पब्लिक अमेरिका की सारे पर जो है बीमार हो जाए और अमेरिका की सारी दवाइयां यहाँ दिखे। ये कमीशन खोर लोग तो जब तक आप नेता मानते रहेंगे इस देश में, और जब तक आप हमारे जो मूर्धन्य नेता जो गालियां देते रहेंगे, इस देश का पतन इसी प्रकार होता जाएगा। ठीक है गिरीश शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया। गिरीश शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया अपने विचार रखने के लिए। तो जागरूक दर्शक हैं, लगातार अपनी इन विषयों पर अपनी बात रखते हैं। आशीष गर्ग जी, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। आशीष जी, जिस तरीके से शहरीकरण की हम अगर बात करते हैं, जो शहर जो है, पहले के जो शहर थे वो नियोजित नहीं थे, जैसे बसे वो उसी हिसाब से आगे बढ़ते चले गए। लेकिन अब जो शहर जो बस रहे हैं उसमें भी, वहाँ भी पेड़ पौधे और हरियाली और बनकी के लिए कितनी जगह है, क्योंकि इन शहरों में भी देखा जाता है कि पेड़ पौधे और बनकी के लिए कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया जाता है। पार्कों में भी देख लीजिए, गमलों में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। ये एक कारण है क्या, क्योंकि ये तपिश बढ़ने का, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं। अगर बांदा की बात ले लें गर्ग साहब, तो बांदा में हर वर्ष 12 से 13-14% जो है जंगल, वहाँ हर वर्ष जो है हरियाली साफ की जा रही है। और खनन जो है बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में किया जा रहा है। उसके पीछे ये बड़ा कारण है। बांदा लगातार बढ़ता जा रहा है उसका तापमान हर वर्ष। बिल्कुल, आप इसमें कोई शक ही नहीं है। यदि आप इस तरीके से खनन की एक्टिविटीज बढ़ाएंगे और कंक्रीटाइजेशन करते जाएंगे और ग्रीनरी को नाम मात्र को छोड़ देंगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज जो बांदा ये टॉप कर रहा है वर्ल्ड में अपना टेम्परेचर के उसमें, तो ये बड़ी चिंता की बात है। और अभी भी ये मतलब चेतना तो हमको बहुत पहले चाहिए था, अब तो इस पे एक्शन लेने के टाइम आ गया है। अब जहां तक मैं समझता हूँ मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स हैं कि हमें सिटी के अंदर कुछ छोटे छोटे सिटी फॉरेस्ट बनाने हैं, हीट आइलैंड करने के लिए हमको कुछ ग्रीन पार्क्स बनाने हैं। लेकिन इन पे प्रक्रिया इतनी स्लो होती है और जो जमीनें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि अभी सरकार को दोबारा से उन जमीनों को अधिग्रहण करने के लिए, ग्रीन पैचेस बनाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जब तक ये नहीं होता है तो जो हमारे जितने फ्लाईओवर्स बन रहे हैं उनके नीचे अभी हम कई बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। वुहान में आप देखिए, उन्होंने बिल्कुल स्पॉन्ज सिटी बना डाला है चाइना ने, और सिंगापुर में इस तरीके के जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी इन्हीं चीजों में आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए अपने जनता को भी इस तरीके से करना चाहिए। जैसे रूफ टॉप पे एक बड़ा अच्छा किचन गार्डनिंग के बड़े आप देख रहे होंगे, बड़े आ रहे हैं। तो यदि आप उसके अपने रूफ पे किचन गार्डन अच्छा डेवलप करें तो आपका जो फिर अगेन हीट ऑब्जॉर्प्शन कम होगा, और साथ ही साथ आप उसको अच्छी सब्जियां, ताजी सब्जियां भी मिल सकती हैं, और एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। लेकिन जो आपने बड़ी बात करी कि हम किस तरीके से वो ग्रीन पैचेस डेवलप करें, तो इसमें सरकार को, जो टाउन प्लानर्स हैं हमारे, टाउन प्लानर्स को अब आपको उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जैसे बांदा का एग्जाम्पल ले कि वहाँ पर सबसे ज्यादा हीट या एब्जॉर्प्शन कहाँ पर हो रहा है, कौन सा सबसे ज्यादा एरिया है जहाँ पे सबसे ज्यादा हीट से स्ट्रेस सबसे ज्यादा है। तो वहाँ पर देखिए जमीन लेके बड़े बड़े पेड़ लगाएं, जो फाइकस वेराइटी के पेड़ लगाएं, जिसमें आपके पीपल, पिलखन और ये जो इस तरीके के पेड़ होते थे जो बड़ी जल्दी उग जाते हैं और बहुत अच्छी शेड देते हैं, उसके नीचे लोग आराम करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन बड़े पेड़ों को काट के कुछ कॉस्मेटिक पेड़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन कॉस्मेटिक पेड़ों का कोई फायदा नहीं होगा। हमको अपने आसपास के जंगलों को भी
बाइफरकेट होने से बचाना पड़ेगा। उनके बीच में बहुत बड़ी मात्रा में हम हाईवेज और एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। ये टाइम अब है, हम और किसके लिए बना रहे हैं? हम गाड़ियों के लिए बना रहे हैं, और गाड़ियां वही एसी गाड़ी के लिए। तो हमको मास ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जाएं, हम ज्यादा अपने फॉरेस्ट को बाइफरकेट ना करें, जंगलों को जंगल रहने दें। दूसरा, इनमें आग लग रही है, वाइल्ड लाइफ बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ये एक अलग मसला है, आप शायद चर्चा कर भी चुके हैं इस पर। बिल्कुल। तो मेरा पॉइंट यही है कि एक सस्टेनेबल सिटी प्लानिंग करें, टाउन प्लानर्स के साथ बैठ के सरकार जल्द से जल्द करे, और उसे 3 या 4 साल के अंदर इनको ग्रीन सिटी और स्पॉन्ज सिटी बनाने का कदम उस पर जल्दी से उड़ाए। ठीक है सर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सुनील पांडे जी, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। सुनील पांडे जी, क्या लगता है कि वो शहर जिनको हम कृत्रिम शहर कहा करते थे, अरब के देशों में तमाम ऐसे देश हैं जो अब दुनिया के तमाम देशों से वो अपने यहाँ उन्होंने ले जाकर संसाधन विकसित किए, और आज वो न सिर्फ पर्यटन के लिहाज से बल्कि इंडस्ट्रियल के लिहाज से भी वो शहर विकसित भी हैं और दुनिया के सामने एक रोल मॉडल भी हैं। लेकिन क्या हम बहुत पीछे रह गए? हमने अपने शहरों में वो काम नहीं किया, प्लानिंग नहीं की? क्योंकि आज जब हम गर्म शहरों की बात करते हैं, जिन शहरों के नाम सबसे टॉप पर हुआ करते थे, आज मुझे लगता है 10वें 12वें 15वें नंबर पे है, और हम टॉप पर आ गए हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो तैयारी थी, हमारी प्लानिंग थी, या हमें जो काम करना था, हमने वो काम नहीं किया है, पहला सवाल। और दूसरा, अभी जो ये स्थिति भारत में बनी हुई है, ये अब कब तक ये ऐसी स्थिति लोगों को, कब तक ये तपिश जो है वो झुलसाती रहेगी? देखिए, तपिश अभी पूरे अगले हफ्ते तक जारी रहेगी। हमें सतर्क और सजग रहना है। और इसके साथ जो आपने ये कहा, देखिए वन विभाग लाखों पेड़ लगाता है। हमने एक संस्कृति डेवलप नहीं करी है अपने बच्चों में, अपने घर में, अपने समाज में करोड़ों पौधे लगते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकारी आदमी आए, उनकी रक्षा करें और उसमें पानी डाले। हमें अगर पौधा मिल गया, वन विभाग ने पौधा हमारे दरवाजे लगा दिया है, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उस पर हम ट्री गार्ड लगाएं और उसको आगे बढ़ने में, उसको जीवित रखने में मदद करें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम ये सरकार पे डालते हैं कि सरकारी आदमी आएगा, ट्री गार्ड लगाएगा और उसमें पानी डालेगा। तो सबसे जो बड़ी दिक्कत है कि हम ऐसे कल्चर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चों में, अपने स्कूलों में, अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले तो हमें यह काम करना है कि पृथ्वी को बचाने के लिए हमें आगे आने वाली पीढ़ी में, छोटे बच्चों में ये कल्चर पैदा करना है कि हम तभी बचेंगे, हमें तभी प्राकृतिक संसाधन उपयोग कम करने हैं। ये नल चालू कर देते हैं, पानी बहता रहता है। तो ये सारी चीजें देखिए, सरकार पर अगर हम छोड़ेंगे तो यही स्थितियां जिस तरह हो रही हैं ये और विकराल रूप धारण करेंगी। हमें सरकारों के ऊपर कम डिपेंड रह के इंडिविजुअल रूप से हर एक को काम करना होगा। जैसे आपने देखा, कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। एक डॉक्टर संजीवनी है जो कानपुर में गंगा की सफाई पे अपनी और प्लास्टिक की बहुत बड़ा काम कर रही हैं। तो एक आदमी नहीं कर सकेगा इसमें, हमें सबको इस पे करना है। और बाकी स्थितियां आप देखिए बिगड़ती जा रही हैं, साल दर साल तापमानों में वृद्धि हो रही है। और ऐसा नहीं है कि जो जलवायु परिवर्तन का दंश है वो कोई हमारा देश झेल रहा है, पूरी दुनिया। लेकिन दुनिया जागरूक है। लोगों ने बड़े हमने जो कंक्रीट के जंगल वहां भी बने हैं, लेकिन उन्होंने उसमें इतनी ग्रीनरी कर दी है कि वो 1 से 2 डिग्री तापमान नीचे ले आए हैं। बहुत से ऐसे देश हैं, उन्होंने कर दिया कि हमारी छतें बिल्कुल व्हाइट करिए, आप हमारी छतों पे आप गमले लगाइए, हर बालकनी में पौधे लगाइए आप। देखिए, हमें ये करना पड़ेगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि एक दिन में हो जाएगी, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और जो हमने लगातार, अब देखिए जो बड़े शहर हैं, हमने वहाँ बाहर जो थोड़ी मिट्टी वाली जगह होती थी, थोड़ा लान होता था, उसको पक्का करा दिया। बाहर आके नगर निगम और केडीए ने हमारा खरंजा लगा दिया। तो जब जमीन बचेगी नहीं कहीं पे तो वो तो तपेगी। हाँ, निश्चित रूप से सरकार, डॉक्टर साहब, सरकार ने भी पहल की, माँ के नाम, अपने प्रियजनों के नाम पेड़ लगाने की पहल शुरू की, उनको प्रोत्साहित लोगों को किया। लेकिन मुझे लगता है कि वो चीजें उतनी कारगर, उतनी असरदार नहीं हुई। लोग जो है अभी भी उतने जागरूक नहीं है, खासकर इस प्रकृति को लेकर अपने, इसलिए ये उदासीनता दिखती है। बिल्कुल सर, यही है कि लोग जागरूक नहीं हैं। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, सरकारें कुछ नहीं कर सकती हैं। हमें अपनी पृथ्वी बचानी, अपना प्लेनेट बचाना है। आगे आने वाली पीढ़ी को ऑक्सीजन, पानी और
सुरक्षित रखना है, तो हमें ये करना पड़ेगा। देखिए ठीक है, ठीक है सर। सर आपकी बात आगे। हमारे साथ डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी फिजिशियन है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर गुप्ता जी, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए, हालांकि सर आप देर से जुड़े हैं, लेकिन सर अहम सवाल ये तपिश और भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और भारत जो है दुनिया के तमाम गर्म शहरों में भारत के जो शहर हैं, और चाहे शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, वो टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 में आ रहे हैं। ऐसे में अगर भारतीयों की बात करें, खासकर उत्तर भारतीयों की, जहां ये गर्मी और तपिश ज्यादा है, कैसे अपने आप को इस गर्मी से लोग अपने आप को बचाएं? बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं या आमजन, उनके लिए क्या आप सलाह देंगे? उनके खान पान, उनके रहन सहन और एहतियात। अभी आज जैसे आपने बात की, गर्मी का प्रकोप खूब चल रहा है जी, और इसी कारण से बहुत से लोग बीमार भी हो रहे हैं। इतनी भयंकर गर्मी में अक्सर लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं, पानी प्रचुर मात्रा में नहीं पी पाते, उसी के चलते उनको ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी में पथरी बनना और ये सब चीजों का प्रॉब्लम आती है। ये सूखी हवा है, गर्म हवा है, जब शरीर के अंदर जाती है तो ये भी प्रॉब्लम करती है, और इससे अंदर जो है अपना, आपने देखा होगा कि नाक में नक्सीर बहने लग जाती है, अंदर हवा लेने में परेशानी होती है, जलन सी महसूस होती है। ये सब गर्मी की और गर्म हवा का प्रभाव है। तो इससे बचने के लिए बड़े बुजुर्गों को मैं यही सलाह दूंगा कि वो दोपहर में वो जब गर्मी अत्यधिक होती है उस समय घर से बाहर ना निकलें, कोशिश करें कि घर में रहें। और जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, जिनको मजबूरी है घूमना, कोई छायादार पेड़ है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में है और है, छायादार पेड़ की छाया में बैठे दोपहर को खास तौर से। लेकिन बहुत से लोग हैं जो ऐसा नहीं कर सकते, जैसे जो कामगार व्यक्ति है, सब है, जिनको दिन भर काम करना होता है, तो उनको ये सब कुछ मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में वो खूब पानी पीते रहें, अपने साथ पानी रखें और पानी पीते रहें। जो लोग घरों में हैं वो लोग ठंडा पानी पी सकते हैं, लेकिन जो लोग घर में नहीं है, बाहर काम कर रहे हैं, उनको ठंडे पानी की हमेशा किल्लत रहती है। तो वो जो हमारे पारंपरिक साधन है तो पानी ठंडा करने, जैसे मटका हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो वो अपने साथ रख सकते हैं, जिसमें पानी नेचुरल तरीके से ठंडा रहता है। और बहुत ज्यादा देर तक धूप में काम ना करें, बीच बीच में आराम लेते रहें। साथ ही को अपना सिर ढक के रखें। हमारी भारतीय परंपरा में एक है कि जब लोग पगड़ी बांधते हैं उसके पीछे आपने देखा होगा कि अक्सर गमछा लटका लेते हैं या कुछ ऐसा कपड़ा लटका रहता है जिससे कि गर्दन बची रहती है। तो इन सब कपड़ों का, गमछे का यूज करें, गर्दन के आसपास लपेटे रखें, माथे पे लपेटे रखें, ताकि लू का प्रभाव उनके ऊपर। डॉक्टर गुप्ता, गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, विशेषकर कामकाजी महिलाएं, जिनको बहुत आवश्यकता भी होती है कि वो अगर कामकाजी हैं, गर्भवती भी हैं, उनके लिए क्या एहतियात, उनके खान पान, और उनको अगर काम करने निकलना भी पड़ रहा है तो कितना सावधान रहने की जरूरत है? उनके लिए क्या विशेष सावधानियां रखनी उनको चाहिए? जो गर्भवती महिलाएं हैं और सब हैं, तो इनको तो खास तौर से सावधान रखना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी में इनके ऊपर, न सिर्फ इनके ऊपर बल्कि इनके बच्चे के ऊपर भी असर होने की पूरी संभावना रहती है। यदि उन शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो उससे उनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है और साथ में खून भी गाढ़ा हो जाता है, रक्त प्रवाह में दिक्कत आ सकती है। तो उनका भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पानी वगैरह पीते रहें, तरल पदार्थ लेते रहें, एवं ज्यादा गर्मी में वो घर से बाहर निकलने से बचें। अपना ध्यान रखें ताकि शरीर के ऊपर इसका दुष्प्रभाव ना पड़े। गर्मी से बचने का जो भी संभव प्रयास है वो सब करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता, अपने अमूल्य जो सलाह थी हमारे दर्शकों को दिया। उम्मीद है हमारे दर्शकों ने सुना और समझा होगा और इसका लाभ भी लेंगे। डॉक्टर गुंजन राठौर जी फिजिशियन हमारे साथ जुड़े रहे, उन्होंने भी कई सलाह दी हैं। और हमारे साथ जो विशेषज्ञ आशीष गर्ग जी पर्यावरणविद जुड़े रहे, सुनील पांडे जी जुड़े रहे, उन्होंने जो विशेष तौर पर सलाह दी है हमारे शासन सत्ता के लिए, प्रशासन के लिए, वो जो सलाह है उन पर अमल जो है प्रशासन को करना होगा, सरकारों को करना होगा, ताकि हमारी पृथ्वी, हमारा जो एटमॉस्फेयर जो है, हमारा पर्यावरण बच सके। क्योंकि लगातार जो भारत है वो गर्मी के चपेट में आ रहा है। साल दर साल जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है। हमारे शहर हो, गांव हो, हीट वेव या कह लीजिए वो भट्टी की तरह गर्म होते जा रहे हैं। तो ऐसे में अब ये सिर्फ सावधान होने का समय नहीं है, अब कुछ करने का समय है, क्योंकि अब खतरा सर के ऊपर आ पड़ा है। तो फिलहाल इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुनील पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।